Good morning, Class 7th. So, students, we are on chapter number 2, New Kings and Kingdoms. And in the previous class, we have done the introductory part of this chapter and also the northern kings, we can say, and the inventions, foreign inventions. In that, we have done Ghazni and Muhammad Ghori. Now, in this class, we are going to cover up the southern kings. So here is a list of all the southern kings which have been enlisted in your book. Now, which is the Rashtrakutas, Yadavas of Devgiri, Chalukyas of Kalyani, Kaktiyas of Warangal, Hoysals of Samudra, the Pallavas, the Pandyas, the Cholas. ये सारे आपकी बुक के अंदर enlisted हैं and we will discuss all these one by one. Now, first of all, the Rashtrakutas. The Rashtrakutas rose to power इन 8th सेंचुरी. मिडाइवल पीरियड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, मिडाइवल पीरियड 8 to 18 सेंचुरी तक है. एंड राष्ट्रकूटास की बात करें, हम लोग राष्ट्रकूटास के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं दंती दुर्ग. ही एंड हिज सक्सेसर. सक्सेसर का मतलब क्या होता है? उनके आगे जो उस डायनेस्टी को संभालते हैं. सो दंती दुर्ग एंड हिज सक्सेसर कृष्ण फर्स्ट consolidated their empire in the region of modern महाराष्ट्र. राजपूतास की जो डायनेस्टी है उसकी एरियाज की अगर मैं बात करूं तो वो कहाँ तक फैली हुई है? दंती दुर्ग और उनके सक्सेसर उनके साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र तक उन्होंने अपनी डायनेस्टी को फैला लिया था. रीजन consolidated their empire in the modern महाराष्ट्र. कैपिटल थी मालखेड़. राजपूतास बहुत सारी लड़ाई में लड़े, मतलब इन्वॉल्व हुए थे. किन किन के साथ? प्रतिहारास पहले पढ़ चुके हम, पलाज इन द नॉर्थ. इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस इनके चलते रहते. किसकी डायनेस्टी की बात करें? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की. इन द साउथ दे वेज वॉर अगेन पल्लवास. नॉर्दर्न डायरेक्शन या नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे जिनकी कॉन्फ्लिक्शन हमने देखी. सदर्न इंडिया से इनका किन किन के साथ कॉन्फ्लिक्शन था? वो थे पांड्यास, चोलास एंड पल्लवास. इन तीनों के संग इनके कॉन्फ्लिक्शंस चलते रहे थे. द राजपूतास रूलर पैटर्नाइज शैविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म. यहाँ पर उनके रिलीजन्स की बात की गई है. एलोरा एंड रॉक कट एलिफेंट किसके द्वारा बनाया गया है? राजपूता डायनेस्टी के द्वारा. नाउ यादवास ऑफ देवगिरी. हमने इनके एरियाज देख लिया, हमने इनके मेजर रूलर्स देख लिया, इनका कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन नॉर्दर्न रूलर्स एंड सदर्न रूलर्स वी हैव डन. नाउ व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यादवास ऑफ देवगिरी? It was established by Bhilana in 12th century. They ruled over the region between Narmada and Godavari river. Now, Narmada river और Godavari river major rivers हैं southern इंडिया की. इन दोनों रीजन से बीच में कौन रूल ओवर कर रहा है? यादवास रूल ओवर कर रहे हैं. एंड बहुत अच्छे से उन्होंने रूल किया. रिच एंड प्रॉस्पेरस एरिया था तो उसका खूब फ़ायदा उठाया उन्होंने. अलाउद्दीन खलजी खलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. अलाउद्दीन खलजी डिफीटेड देम एंड एनेक्सेड देयर किंगडम. अलाउद्दीन खलजी के द्वारा ये जो यादवास हैं वो हार जाते हैं और फिर वो उनकी इस डायनेस्टी को टेक ओवर कर लेते हैं. कौन? अलाउद्दीन खलजी. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू चालुक्यास ऑफ कल्याणी. They were later known as Chalukyas. Their kings were Vikramank, were famous for building many temples at Ahihole, Badami and Pattadikai. यहाँ पर इनके कंट्रीब्यूशन की बात की गई है. चालुक्यास ऑफ कल्याणी, इनको बाद में चालुक्यास के नाम से जाना गया और इसके मेजर जो किंग्स थे उनका मेजर रोल था टेम्पल्स बनाने में, जो कि 3 जगहों के नाम 3-4 जगहों के नाम दिए गए हैं. अहिहोले, बदामी एंड पत्तादकट. इन जगहों पे उन्होंने बहुत फेमस टेम्पल्स बनाए. नाउ काकतियाज ऑफ वारंगल, इन्होंने कहाँ तक रूल ओवर किया है? गोदावरी एंड कृष्णा रिवर तक. 12th से 13th सेंचुरी के बीच में मार्को पोलो एक फॉरेनर थे जो कि विजिट करने आए थे इंडिया. किसके टाइम पर? इनके टाइम पर मार्को पोलो थे. क्वेश्चन बन सकता है मार्को पोलो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच सदर्न किंगडम, सदर्न रूलर, या फिर अगर हम बोले सदर्न डायनेस्टी, ऐसे. नाउ इनकी बात करें हम लोग, दे वर पैट्रनाइज ऑफ शिवा. संस्कृत एंड तेलुगु लैंग्वेज इनकी मेजर बोले जाने वाली, समझे जाने वाली लैंग्वेज है. नाउ होयसल्स ऑफ द्वार समुद्र. दे रूल्ड द रीजन नाउ कॉल्ड कर्नाटका. यहाँ पर महाराष्ट्र याद है हमें. इन्होंने कहा आज के कर्नाटका पे ये रूल ओवर करते थे. विष्णुवर्धन वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग.
किसका है? विष्णुवर्धन। यहाँ पर होयसलर्स ऑफ द्वार समुद्र के मेजर रूलर थे। इनका किंगडम दिल्ली सल्तनत तक फैला हुआ था। नाउ द पल्लवास के दो मेजर रूलर्स थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। पल्लवा के किंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज थे। रथ टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में है एंड कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांची में है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं इनके आर्किटेक्चर के, पल्लवा आर्किटेक्चर के। नाउ द पांड्याज, द किंगडम ऑफ द पांड्याज वॉज इन द रीजन अराउंड मदुरई। आज का मदुरई की बात करें, मदुरई वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, आज भी उस टाइम पर भी। द किंगडम डिक्लाइंड इन 14th सेंचुरी, इस किंगडम की डिक्लिनेशन हो जाती है 14th सेंचुरी। ओके, 8th to 18th सेंचुरी मिडाइवल पीरियड से याद रखेंगे हम। नाउ द चोलाज बिल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर। इन सभी में से अगर बात करें, इंपॉर्टेंट एम्पायर है, स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर है। टाइम पीरियड है 800 AD to 1200 AD तक का। इनकी कैपिटल है तंजौर। इसके डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? विजयालय। इन्होंने नॉर्थन कावेरी रिवर के एरियाज़ को अपने अंडर में ले रखा था, वहाँ पर रूल करते थे। उन्होंने थंजौर नाम का एक टाउन बनाया और उससे बाद में अपनी कैपिटल बना लिया। पहले क्या थी? तंजौर कैपिटल थी। उन्हें राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड, हमने यहाँ पर कृष्णा फर्स्ट का नाम सुना था ना, कृष्णा थर्ड ने इन्हें हराया। एंड बैटल ऑफ तक्कोलम में 948 AD में ये वॉर हुआ था जिसमें चोला किंग हार गए थे राष्ट्रकूटा के एक रूलर कृष्णा थर्ड के द्वारा। इट वॉज राजरा चोला एंड राजेंद्र चोला हु रिवाइव द एम्पायर। दोबारा से इस डायनेस्टी में एक नई वाइफ कैसे आ जाती है? राजरा चोला और राजेंद्र चोला की वजह से, जो कि इन दोनों ने मिलकर इस डायनेस्टी को एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी बना दिया था। राजरा डिफीटेड बाय द चेराज एट तिरुवनंतपुरम हु गेव कंट्रोल ओवर द ट्रेड ऑफ अरब्स इन वेस्टर्न कोस्ट। तो राजरा ने चेराज को हराया था एंड चेराज को हारने की वजह से उन्हें क्या मिला? ट्रेड करने का मौका मिला अरब से वेस्टर्न कोस्ट के जरिए। ही हैड कंट्रोल ओवर मालाबार कोस्ट। ही डिफीटेड द पांड्याज एंड टुक कंट्रोल ऑफ चोला मंडलम कोस्ट। तो जब कई एरिया पर हम लोग वॉर करने जाते हैं, हारते हैं, तो उनके एरियाज़ को अपने अंडर मिला लेते हैं। तो ऐसे करके राजेंद्र चोला, राजरा चोला ने बहुत सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद उनके एरियाज़ को अपने अंडर में ले लिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ राजरा हिज सन राजेंद्र चोला, ठीक है, राजेंद्र चोला की बात कर रहे हो, राजरा चोला इज द फादर एंड द सन ऑफ राजरा चोला वॉज राजेंद्र चोला, सक्सीडेड हिम, उनके बाद वो राजा बनते हैं। नेक्स्ट, ही डिफीटेड द चालुक्याज ऑफ कल्याणी, हमने पढ़ा था भी चालुक्याज ऑफ कल्याणी यहाँ पर, एंड द पला ऑफ रूलर, सॉरी ये रहे पला ऑफ बंगाल। ही वॉज हेल्ड एज गंगकोंडा और द कॉन्कोरर ऑफ गंगास। उन्होंने इतने अच्छे से वॉर लड़ी कि गंगा रिवर के जो अधिकतर मेजर एरिया से उनको अपने अंडर में ले लिया। इस वजह से उन्हें कॉन्कोरर ऑफ गंगा भी कहा जाता है या गंगाई कोंडा भी कहा जाता है। अंडरलाइन दिस। राजेंद्र चोला most daring campaign in the Southeast Asia for century. Indian merchant had been trading with Southeast Asia and Southern Asia. Indian ships had to pass straight to Malacca, which was under the kingdom of Sir Vijaya. The merchants of Sri Vijaya found the way to keep the Indian merchants out of this trade. These merchants from the चोला किंगडम दे अपील टू राजरा चोला फॉर हेल्प एंड राजरा चोला उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद एक मलक्का स्ट्रेट या फिर मलक्का एक जगह है वाटर सरफेस एरिया के अंदर, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, जहाँ से आप व्यापार करते हो। तो जैसे ही वो व्यापार करने जाते थे, जो एक किंगडम के रूलर थे सर विजया, वो उन्हें जाने नहीं देते थे। तो लोगों ने कंप्लेन किया किनसे? राजेंद्र चोला से। और फिर उसके बाद राजेंद्र चोला ने एक बड़ी सी आर्मी भेजी और उन किंग को हरा दिया। किंग की बात हो रही है, सर विजया की बात हो रही है यहाँ पर। और इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में वापस से जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो गया था। So by this we have completed the southern areas, the kings of southern areas. We have done the kings of northern India in the previous class. Now we have started the kings of southern India. The Rajputas, Yadavas of Devgiri, Chalukyas of Kalyani, Kaktiyas of Warangal, Hoysalas of Dwasamudra, Pallavas, Pandyas and Cholas. Now we are starting एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स की किस तरीके से वहाँ पर काम होता था, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स एक्सेट्रा। बाय दिस विल कंप्लीट अवर चैप्टर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज किंगडम्स, से कैसे इन जगहों पर काम चलता रहता था।
Administration in the kingdoms. Now, many kings took up titles of Maharaja-dhiraj, king of kings, राजाओं के राजा को महाराजा-धिराज या कहा जाता था, या त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स, तीनों जो लोग हैं उनके लॉर्ड के नाम पर इस तरीके से राजाओं को डिनोट किया जाता था. हाउएवर दे स्टिल शेयर द पावर्स विद देयर सामंतास एज वेल एज एज वेल. अब ऐसा नहीं है कि सारा काम खुद ही कर रहे हैं, अपने जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक साथ आप सारे काम नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई. सो रेवेन्यू जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, कैटल कीपर्स एंड आर्टिशियन से. उनके रेवेन्यू को किंग की आर्मी में और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स को बनाने में यूज़ में लिया जाता था. आर्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? जब पीजेंट्स अपने फार्मिंग करेंगे, उसमें से कुछ जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देंगे. गवर्नमेंट तो इस टाइम पर एट दैट टाइम किंग्स को देते थे. पीपल को अपॉइंट किया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज. नॉर्मल फैमिली से नहीं, इन्फ्लुएंस जो कि प्रभाव डाल सकते हो, प्रभावित फैमिली, इंपॉर्टेंट फैमिलीज पे. जैसे नीचे आपकी एक टेबल दी गई है. इवन क्लोज रिलेटिव्स ऑफ किंग्स हेल्ड दीज पोजीशन. रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? जो राजा के करीबी होगा. यहाँ पर एक टेबल है, एक ग्रीन कलर में बॉक्स दिया गया है. और जनरल असेंबली ऑफ विलेज, सभा हम कैसे बोलते हैं? असेंबली ऑफ एडल्ट मैन इन ब्राह्मणा विलेज नागरम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स. यहाँ पर पोजीशंस लिखी गई हैं और उनके डिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं. नाडू द किंगडम was divided into a number of provinces known as mandalams. The mandalam were divided into वलंदनु एंड नंदूस. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है. नाउ प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स अबाउट रूलर्स हु वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वेलेंट एंड विक्टोरियस वॉरियर्स. द प्रशस्ति मतलब तारीफ करना. प्रशस्ति और कंपोज लिखी जाती है, ब्राह्मण्स लिखते थे. एंड इन्हें लिखने की वजह से राजा उन्हें ज़मीन देते थे, ग्रांट्स देते थे, ग्रांट ऑफ लैंड देते थे. किस पे लिखी जाती थी? कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी. दीज ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. और उन्हें जिन्हें ज़मीन मिल रही है उन्हें दी जा रही है वो प्लेट्स. प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत. वन फेमस प्रशस्ति, यहाँ पर एक प्रशस्ति की बात की गई है, रिटन इन संस्कृत, फाउंड इन ग्वालियर, एमपी में मिली है वो प्रशस्ति, जो नागभट्ट के बारे में बता रही है. अ प्रतिहारा किंग इन ग्लोइंग टर्म्स. तो प्रशस्ति के हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से प्रूफ्स मिले हैं, दैट्स वाई. नाउ द लास्ट पॉइंट इज उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन वी हैव read in the previous class. Now, the Uttaramerur inscription of the Chola dynasty in Tamil Nadu laid down certain rules as to who could become a member of Sabha. नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है. ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा वुड बी ओनर्स ऑफ लैंड. अब देखिए, सभा के मेंबर बनने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ेगा. आपको ज़मीन का मालिक होना है जिससे लैंड की कलेक्शन हो रही है. दे शुड हैव देयर ओन होम्स. उनके पास खुद का घर होना चाहिए. उनकी एज होनी चाहिए 35 to 70 ईयर्स के बीच में. एंड उनके पास वेदों की नॉलेज होनी चाहिए. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को ऑनेस्टली वो वेल वर्स कर सकें. एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 5 years, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर. अगर आप 5 साल से बने हुए हो, मतलब यहाँ पर बात की गई है लास्ट 3 years, एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years. 3 साल में आप कहीं किसी मेंबर की किसी कमेटी के मेंबर हो तो आप नहीं बन सकते हो. वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स. उनके रिलेटिव्स भी नहीं बन सकते, वो भी नहीं बन सकते. तो यहाँ पर लॉ बहुत क्लियर था, क्राइटेरियाज डेवलप थे. नाउ टाइप्स ऑफ लैंड एंड टैक्सेस, ये आपका लास्ट पॉइंट है. जैसे चोला इंस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं. यहाँ विलांग वगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स को विलांग वगाई बोला जाता है. ब्राह्मण दे, जिन्हें ब्राह्मणों को दिया गया. लैंड ग्रांटेड टू या गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स. नाम दिए गए हैं यहाँ पर है शाल भोग, लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल. किसी एक ज़मीन को हम शाल भोग तब कहेंगे जब वो ज़मीन स्कूल के लिए दी गई हो, मेंटेनेंस के लिए दी गई हो. देवदान तिरुमत्तु
कानी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ये ज़मीन किसको दी गई है, ये टेम्पल्स को दी गई है, तो इसके नाम हैं, उन जगहों के, उन ज़मीनों के नाम बुक में लिस्टेड हैं. नाउ पल्ली चचदम land donated to Jain institution, Veti a tax is in the form of forced labor, and Kadmai land revenue. So by this we have completed chapter number 2, new kings and kingdoms, and in this chapter we have done the northern kings, we have done Palaz, Gurjar Pratiharas, Rajputs, and in Rajputs Tomar, Chauhan, Solankis and Parmaras and Chandelas. दो इन्वेंशंस हमने देखे थे, मोहम्मद गौरी एंड गजनवी का. एंड उसके बाद हम लोगों ने सदर्न इंडिया के रूलर्स देखे थे. उसके बाद हमने देखा था ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति कौन लिखता है, लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में क्या इनलिस्टेड है, और जगहों के नाम किस किस तरीके से हैं. So I hope you all have understood all these topics very well. In the next class, we'll start chapter number 3. Thank you.